दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए वीडियो को लेकर। हम महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से बोल रहे हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बात शुरू करें उसके पहले ये अपील कि अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भी भेजें। और अपने दोस्तों, परिजनों और सोशल ग्रुप्स में डालें। और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। दोस्तों, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं और बार बार कहता हूं कि ये चैनल जो है गंभीर विषयों पर बात करता है। चाहे इसके पाठक या दर्शक कम हो, लेकिन जो जिन विषयों पर हम बात करते हैं वो बहुत गंभीर है। पूरे देश से, राष्ट्र से और विश्व से जुड़ी हुई खबरों पर हम चर्चा करते हैं। इसलिए इसको जन जन तक पहुंचाना आप सबकी जिम्मेदारी है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, आज का जो दिन है 25 जून। याद करिए, 25 जून 1975 की रात को ही इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू की थी। और इमरजेंसी मतलब आपातकाल। आपातकाल का मतलब सारे विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। जयप्रकाश नारायण, मुरारजी देसाई, जितने भी बड़े नेता थे उस समय, जॉर्ज फर्नांडिस, मधुलिमय, जॉर्ज जॉर्ज तो नहीं, भूमिगत हो गए थे जॉर्ज फर्नांडिस तो, लेकिन मधुलिमय और भी कई लोग जो थे, जो बहुत उस समय सक्रिय थे। संपूर्ण क्रांति का आंदोलन चल रहा था और उसी समय इंदिरा गांधी ने ये इमरजेंसी की घोषणा कर। इमरजेंसी पे हमने एक अलग वीडियो बनाया है, इसलिए उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे इस समय। इस समय हम चर्चा करना चाहते हैं एक हम ऐसे लोकतंत्र में रह रहे हैं जिसमें गरीबों का, वंचितों का, आदिवासियों का स्टेक बहुत कम है, कुछ है ही नहीं। यूं समझिए कि अ, उनके उनके प्रतिनिधि तो इन प्रतिनिधि सभाओं में, विधानसभाओं में, लोकसभा में न के बराबर हैं। भले ही से उनके नाम से जाते हों, भले ही से एसटी एससी के जो उम्मीदवार हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, वो रिजर्व सीट से जाते हों, आरक्षित सीट से जाते हों, लेकिन फिर भी वो भी अब उनका प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। क्योंकि मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि आज की लोकसभा में जो 2024 में निर्वाचित हुई, उसके जो उम्मीदवार बने, जो आज सांसद हैं, उसमें 93% करोड़पति, मतलब 543 सांसदों में से 504 सांसद करोड़पति हैं। और ये उन्होंने चुनाव घोषणा पत्र में जो घोषणा की है, उसके आधार पर हम बता रहे हैं। ये आरडीआर मतलब वो जो वास्तव में तो ये सांसद करोड़ोंपति हैं। क्योंकि ये कानून के निर्माता तो हैं, लेकिन ये कानून का उल्लंघन भी सबसे ज्यादा यही लोग करते हैं। ये इस बात से सिद्ध होता है कि इनके पास इस जो संपत्ति इन्होंने दिखाई है, उससे कई कई गुना संपत्ति है। क्योंकि सब सब सांसदों के पास, लगभग सब सांसदों के पास बेनामी संपत्ति है, अपने रिश्तेदारों के, भाइयों के, बहनों के और बेटा बेटियों के, उनके पुत्र, उनके पुत्रों के, पुत्रियों के, मतलब अलग अलग तरह से उस संपत्ति का वितरण किया हुआ है। लेकिन है वो सब उन्हीं की। और सांसदों ने जो खर्च किया है, उसमें भी जबरदस्त हेरा फेरी है। जो सांसद चुनाव लड़ते हैं और चुनाव लड़ने के बाद अपनी घोषणा करते हैं कि हमने इतना पैसा खर्च किया है, क्योंकि सांसद जो है उनके ऊपर एक लिमिट लगी हुई है पैसा खर्च करने की। 95,000 या 75,000 रुपये से ज्यादा वो खर्च नहीं कर सकते हैं। उसमें भी वो हेरा फेरी करते हैं। मतलब खर्च बहुत ज्यादा करते हैं, चौगुना, पांच गुना, 10 गुना खर्च करते हैं, बताते उस लिमिट के अंदर ही हैं, ताकि उनकी सांसदी बची रहे। अब ये खर्च कैसे करते हैं, इसका एक बड़ा मैकेनिज्म। एक तो ये है कि खर्चा कम बताते हैं, ज्यादा करते हैं।
ये तो बहुत साधारण सी बात है। लेकिन बहुत सारे सांसद, छोटी पार्टियां जो होती है, जो रजिस्टर्ड पार्टियां तो होती है, लेकिन उनकी उनकी मान्यता नहीं होती है, लेकिन वो रजिस्टर्ड होती है, और उन रजिस्टर्ड पार्टियों से उम्मीदवार खड़े कर दिए जाते हैं। और उन उम्मीदवारों को फिर ये जो बड़ी पार्टियों के सांसद हैं, जो करोड़पति सांसद हैं, वो उनको हायर कर लेते हैं। उनके नाम पे बहुत सारे खर्चे दिखा देते हैं, बहुत सारी सुविधाएं उससे ले लेते हैं। जैसे आप एक गाड़ी रख सकते हैं, तो उनके नाम से भी एक गाड़ी ले ली, या दो गाड़ी ले ली, या चार गाड़ी ले ली, उन गाड़ी का खर्चा उसने दिखा दिया। तो इस तरह से बहुत सारे खर्चे जो होते हैं, छपाई के हैं, बहुत सारे प्रकाशन के हैं, मतलब छपाई प्रकाशन तो एक ही बात है, लेकिन विज्ञापन के खर्चे हैं। एक अखबार में विज्ञापन छपवाते हैं, उसका भी छोटा सा छपवा दिया, अपना भी बड़ा सा छपवा दिया, और दोनों के पैसे इन्होंने दे दिए। तो इस तरह से मतलब बहुत सारा पैसा जो है उसके नाम से बुक कर लेते हैं। और फिर इसमें एक और लकुना है, बहुत बड़ा लकुना है, जो पॉलिटिकल पार्टियां जितनी होती है, वो जो खर्च करती है इनके चुनाव में, अपने उम्मीदवारों के चुनाव में, वो खर्च काउंट ही नहीं होता है। वो इनके मतलब इनका जो 95 लाख की या 75 लाख की जो लिमिट है, उसमें वो खर्च नहीं होता है। तो उसमें क्या है कि बहुत सारा पैसा ये उसमें दिखा देते हैं, हवाई हवाई यात्राएं, और रैलियां, और अपना शो, सभाएं, और रोड शो, ये सब उन पार्टियों के खाते में जम दिखा देते हैं, और फिर वो इनके उससे बच जाए। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार 2024 के लोकसभा चुनाव में और उसके साथ जो विधानसभा के चुनाव हुए, उन दोनों में मिलाकर 32 राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों ने मिलकर 3,352.81 करोड़ रुपए खर्च किए थे, कुल मिला के। उसमें से 1494 करोड़ खर्च किए भाजपा ने, और 620 करोड़ रुपए कांग्रेस ने खर्च किए। अब लोकसभा की विधानसभाओं के भी चुनाव होते हैं, और उन विधानसभा के 4,100 उम्मीदवार, विधायक होते हैं कुल। उन विधायकों में भी 3200 से 3600, मतलब 3,200 से 3,600 विधायक लगभग करोड़पति, अर्थात 80 से 90% लोग जो है, मतलब विधायक जो है, वो भी करोड़पति हैं। और आज ही रिपोर्ट प्रकाशित हुई है दोस्तों, कि राज्यसभा के जो 243 सांसद हैं, उसमें से 100 सांसद तो ऐसे हैं जो 10 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति रखते हैं। ये तो सब दिखावे की है, ये सब उन्होंने अपने घोषणा पत्र में घोषणा की है, वो है। इसके अतिरिक्त जो है वो तो इसमें आई नहीं है अभी तक। और वैसे राज्यसभा के 225 सांसद जो है करोड़पति हैं, यानी कि 98% करोड़पति हैं। और उसमें से 14 सांसद जो हैं अरबपति हैं। तो कहने का मतलब ये है कि, और इन सब सांसदों के, और विधायकों के, सांसदों के, लोकसभा के सांसदों के अधिकतर लोगों के अपने व्यापार चल रहे हैं, अपने कईयों के जो कॉलेजेस हैं, लॉ कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, या यूनिवर्सिटीज हैं, और उसमें ये मोटा पैसा मार रहे हैं। एक एक उम्मीदवार, एक एक कैंडिडेट से जो मेडिकल करना आता है, उससे एडमिशन के 100 करोड़ रुपए, 1 1 करोड़ रुपए लेकर के एडमिशन कर रहे हैं। आप अंदाज लगाइए इनकी खर्च क्या है। इसी तरह से ये कोचिंग क्लासेस भी चलाते हैं। इसी तरह से ये गन्ना की मिलें, और इनमें भी अपने कोऑपरेटिव सोसाइटीज में अपने डायरेक्टर वायरेक्टर बने हुए हैं। तो बहुत सारा पैसा जो है, ये बहुत तरीके से अपने पैसे कमा रहे हैं, और हम लोगों के, मतलब गरीब लोगों के ऊपर राज करने के लिए, इन्होंने पूरे पूरे लोकतंत्र पे कब्जा करने के लिए, इन धनपतियों ने, इन पूंजीपतियों ने एक षड्यंत्र के तहत सारे लोकतंत्र को हथिया लिया है। अब हमारा कितना पतन हुआ है ये देखिए आप, मतलब हमारे लोकतंत्र का, जो एक स्वस्थ लोकतंत्र था, उसका कितना पतन हुआ है, वो आप देखिए कि हमारे देश में ऐसे मुख्यमंत्री भी हुए हैं
जो मुख्यमंत्री की पद से उतरने के बाद रिक्शे पे चलते थे, टेम्पो में चलते थे, और उनके पास घोड़ा गाड़ी मकान कुछ नहीं, मतलब कर्पूरी ठाकुर जैसे, जिन्होंने अपनी जिंदगी में पूरे में एक मकान भी नहीं बनवाया। 3 बार, 2 बार वो मुख्यमंत्री रहे, एक बार उप मुख्यमंत्री रहे, 10 बार एमएलए रहे, एक बार सांसद रहे। लेकिन स्थिति ये थी उनकी कि वो कुछ नहीं किया उन्होंने। इसी तरह से उड़ीसा के नवकृष्ण चौधरी मुख्यमंत्री रहे 6 साल तक, और जब मुख्यमंत्री से उतरे तो साइकिल से चलते थे, साइकिल से आना, साइकिल से जाना। बहुत सारे लोग थे ऐसे। त्रिपुरा के वो सरकार, वो भी, उन्होंने भी कुछ नहीं बनाया, वो भी एक ईमानदार आदमी थे। और डॉक्टर लोहिया, जिन्होंने, मतलब वो सांसद भी रहे, और बड़े नेता थे वो, उनके तो मतलब संपत्ति नाम की कोई चीज ही नहीं थी, और न उन्होंने कभी बैंक अकाउंट खुला। इसी तरह राजनारायण, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण के तो, वो तो हमेशा आश्रम में रहे। उन्होंने न कोई मकान बनवाया, न कोई पैसा इकट्ठा किया। और मधुली में मधु दंडवते, जॉर्ज फर्नांडिस, ये ऐसे लोग थे जो पदों पर रहते हुए, नंबूदरीपाद, ये ऐसे लोग थे जो पदों पर रहते हुए भी अपने कपड़े खुद धोते थे। तो ये एक मिसाल थी हमारे लोकतंत्र की। और आज हम भ्रष्ट और खींचातानी लोकतंत्र में फंस गए हैं, धनिकों के लोकतंत्र में फंस गए हैं। हमारा इतना स्तर गिर गया है कि अब हमारे जो वंचित लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो आदिवासी, पिछड़े, दलित, और ओबीसी के लोग भी हैं बहुत सारे उसमें, उन लोगों के पास आज कुछ भी नहीं है। उनके लिए कोई काम भी नहीं हो रहा है। आज जो नीतियां बन रही है, वो सब अपने लिए बन रही है, अपने दोस्तों के लिए बन रही है, अपने परिवारजनों के लिए बन रही है। और कोई अगर कानून उनके बीच में आता है, उनके स्वार्थ के बीच में, तो वो रातों रात बदल दिया जाता है। मतलब हमारी स्थिति ये हो गई है कि अब न तो चुनाव आयोग स्वतंत्र रहा, न ईडी सीबीआई स्वतंत्र है, न लोक सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र रहा। सुप्रीम कोर्ट के मतलब जिस कॉलेजियम का ये सरकार, केंद्र सरकार विरोध कर रही थी, वही सरकार अब कॉलेजियम से रातों रात किसी का ट्रांसफर करवा देती है, किसी भी जज का। जैसे मुरलीधरन, जो हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट में जज थे, उन्होंने दिल्ली दंगों के बातचीत, वो केस सुन रहे थे, और उन्होंने सत्ता पक्ष के खिलाफ, मतलब बीजेपी के आदमी के खिलाफ जबरदस्त टिप्पणी की। रातों रात उनका ट्रांसफर कर दिया पंजाब में। ऐसे कई मामले हैं। तो ये जो जिस तरह का अब लोकतंत्र बन रहा है, वो लोकतंत्र नहीं है, दिखावे का लोकतंत्र है। चुनाव होंगे, लेकिन चुनाव में कोई विपक्षी पार्टी नहीं जीत सकेगी। अब जो एसआईआर हुई है, और जिस तरह से परिसीमन की बात चल रही है, जिस तरह संविधान को बदला जा रहा है, इससे लगता है कि अब भारत में लोकतंत्र केवल नाम का रह जाएगा। ऑटोक्रेसी होगी, तानाशाही होगी। और अ, वो हिटलर भी तो लोकतंत्र के नाम से ही आया था। उसी तरह का लोकतंत्र हमारे देश में भी बन रहा है और बनने वाला है। तो ये एक चिंता का विषय है, और हमको अभी से इसके लिए जागना चाहिए। और अगर हम जागे और हमने इसका विरोध किया, तो शायद हो सकता है कि हम इस ऑटोक्रेसी से बच जाएं। नहीं तो जो है वो है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो को इसी पॉइंट पे हम समाप्त करते हैं। और आपको ये कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में आकर के बताएं। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें। और अभी तक भी आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।